हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है, जिसका एग्ज़ाम है वो 17 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। हम बात करेंगे केवल विज्ञान गणित लेवल 2 में जो शिक्षक होता है उससे संबंधित जो परीक्षा है उसमें सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जो अंतिम 15 दिन हैं उनमें हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो अंतिम 15 दिन हैं उनमें हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया यानी जो हमने पहले पढ़ रखा है, जो भी सोर्स हो पहले पढ़ा है आपने, जिस पे भी विश्वास किया है, उसी को बार-बार रिवीजन करना है। और हमें अंतिम 15 दिनों में लास्ट के जो 7 दिन हैं उनको छोड़कर, जैसे आप ये मान के चलो 3 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जो दिन हैं उनमें रोज एक टेस्ट लगाना है। रोज एक फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ यानी फुल सिलेबस का एक टेस्ट लगाना है। उस टेस्ट में हमें ये देखना है कि हमें कितना स्कोर हो रहा है, हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर रह रहा है। जो टॉपिक कमज़ोर हैं या जो टॉपिक हमें गलत हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, उन टॉपिक को हमें अच्छे से वापस देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है और उसको सुधार करना है ताकि एग्ज़ाम टाइम में वो गलतियां नहीं कर सकें। एक टेस्ट है वो आप टेस्ट OMR मोड में करें तो और ज़्यादा बेटर होगा, वरना ऑनलाइन में करेंगे तो आप टाइम की ज़रूर ध्यान रखें। OMR बनने की 15 या 20 मिनट आप है वो पहले से निकाल के रखें और कोशिश करें कि 2 घंटे और 10 मिनट में उस पेपर को सोल्व कर पाएँ ऑनलाइन वाले को, ताकि जो अंतिम 15 या 20 मिनट है वो OMR बनने के लिए रखी जा सके और एग्ज़ाम में माहौल भी कुछ अलग हो सकता है। उसके लिए आपको अलग से तैयारी पहले से तैयार रहना है कि आप कम समय में सोल्व कर पाएँ ताकि समय की दिक्कत नहीं आ पाए। समय आपके कम नहीं पड़ना चाहिए। विशेष करके विज्ञान गणित वाला जो पेपर है उसमें गणित के क्वेश्चन हैं, उनमें हो सकता है कि आपके टाइम कम पड़े। टाइम सोल्व करने के लिए, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम लगता है, तो आपको हो सकता है कि उसमें टाइम कम पड़े, इसलिए आप उसकी पहले से प्रैक्टिस करें ताकि समय है वो किसी भी स्थिति में कम नहीं पड़े। और ये तभी संभव होगा जब आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में पता लगेगा कि आपकी समय की दिक्कत है या कोई टॉपिक कमज़ोर है या किस चीज़ की दिक्कत है। तो आप रोज़ एक टेस्ट दें। 10 जनवरी तक कम से कम रोज़ एक टेस्ट दें। 7-8 टेस्ट हो जाएंगे। फुल लेंथ के टेस्ट दें, किसी भी टेस्ट सीरीज के दे सकते हैं कहीं से भी। तो उस पे आपको रोज़ टेस्ट देने के बाद में उसको एनालाइज करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, गलतियों को सुधार करते हुए आगे पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे जीके के टॉपिक हैं। जीके में एक सिलेबस में है राजस्थान का भूगोल। भूगोल में जनरली टॉपिक हैं वो इजी पढ़ते हैं सारे लगभग, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें याद करना है या एक तरह से उनमें आंकड़े हैं। आंकड़े जैसे जनगणना के हैं। जनगणना या जनसंख्या के संबंधित आंकड़े हैं जनगणना। तो उसमें पशु जनगणना है, कृषि भी हैं और मानव जनगणना, ये तीनों अपने सिलेबस में हैं। तो इन तीनों की जनगणना के आंकड़े हैं वो अंतिम समय में आपको ज़रूर देखने हैं ताकि वो एग्ज़ाम में गलत नहीं हो। अभी याद हैं, अभी भी याद करना है एक बार के लिए तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इनमें भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो आप इनको अंतिम समय तक याद रखें। इसके लिए आपको लास्ट में 1 दिन या 2 दिन पहले आपको रिवीजन करना है कि आप जो आंकड़े वाली चीज़ें हैं वो आप एक बार देख लें। भूगोल में कुछ टॉपिक और भी होंगे जिनमें आंकड़े हैं, जैसे कि अरावली की चोटियां हैं, इनसे संबंधित उनकी लंबाई, उनके क्रम, इनसे संबंधित भी हैं, तो आप उनको भी एक बार अंतिम समय में देख लें। और नदियां हैं, नदियों में झीलें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, झीलें तो याद हो जाती है। नदियां हैं उनमें सहायक नदी और इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो परमानेंट आते हैं, तो आप उन पे एक बार ज़रूर अंतिम समय में उसको देख लें कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है या नहीं है। आप उनको अंतिम समय में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अगला टॉपिक है जैसे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति में ज़्यादातर टॉपिक हैं वो क्वेश्चन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ज़्यादा टफ लेवल के नहीं बनाते हैं। जो पुराने एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको देख लें एक बार।
और अंतिम समय में आप ये देख सकते हैं कि पीवाईक्यूज के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उनसे आप ज़रूर हर टॉपिक को कवर कर लें। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, पीवाईक्यूज के लिए अलग अलग टॉपिक की आती हैं, तो आप उससे ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगला है राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा अलग से दे रखी है, जिसमें भाषा और जो बुक्स की हैं अपने पास वो हैं, जिसमें संत साहित्य भी हैं। भाषा साहित्य में संत साहित्य और आधुनिक साहित्य और ये इन पे संबंधित प्रश्न है वो परमानेंट आते हैं, अलग से टॉपिक दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से करना है। साथ में समसामयिकी हैं। समसामयिकी के लिए पहले आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से पढ़ना मुश्किल है। ये अलग अलग आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है, तो पूरी मंथ की जो सारी मैगजीन है वो कवर करना तो मुश्किल है। इसलिए आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स से कवर करें, अन्यथा एक वार्षिकांक लेके आ जाएं और टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न दे रखे हैं कहीं भी किसी जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें जो करंट के क्वेश्चन डाल रखे हैं आप उनको एक बार देख लें, उनकी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पढ़ें और एक वार्षिकांक पढ़ लें अच्छे से, तो ये समसामयिकी है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य में हमें जो शिक्षा क्षेत्र में नवाचार संबंधी प्रश्न हैं, ज़्यादातर करंट से रिलेटेड जोड़ के इससे प्रश्न बन सकता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार संबंधी जो प्रश्न हैं वहाँ से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। आरटीई है, तो आरटीई में आरटी 2009 का भी है, 2011 का जो राजस्थान का है नियमावली वो भी हमारे सिलेबस में है। तो ये है वो अंतिम समय में आरटी को आपको पढ़ना है कि आरटी की धारा और नियम जो हैं वो हम अच्छे से याद रख पाएँ। इनको आपको धारा और नियम को अंतिम समय में ज़रूर देखना है। लास्ट वाले दिन एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इनको ज़रूर देखें ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं हो। आपने पहले पढ़ रखी है लेकिन इनको धारा और नियम में कन्फ्यूजन हो जाता है, इनको याद रखना है, तो हमें अंतिम समय में एक दिन पहले इनको पढ़ना है। इसके बाद में विज्ञान और गणित से जो सब्जेक्ट हैं उसका सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो मैं आपको गणित का बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो आपने जहाँ से पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो टॉपिक कमज़ोर है उसको आपको अभी तो समय है 10 तारीख तक आप टेस्ट के ज़रिए उसको देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। उस टॉपिक को आप अच्छे से वापस से पढ़ें, अच्छे से कवर करें। विज्ञान गणित में जो गणित का सिलेबस है वो मैंने यहाँ आपके सामने रख रखा है। जो गणित के सिलेबस है उसमें टॉपिक में आपको प्रत्येक टॉपिक का बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे उनको तैयार करना है। पहला टॉपिक है जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न है वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं कि जो संख्याएं हैं वो ऑप्शन में दे रखी होगी, 4 ऑप्शन में, आपको उनमें परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या नहीं है ये छांटने को प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित हमारे कथन आधारित प्रश्न आ सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग क्या हो सकता है, वापस परिमेय होगा या वापस अपरिमेय होगा, क्या होगा, इस पर आधारित है वो प्रश्न आते हैं। तो एक बार उन कथनों को देख लें, अच्छे से यही सोच विचार कर लें और उनको कैसे करना है आप वो पहले से दिमाग में सेट कर लें। वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न है वो जनरली ऐसे अलग से कुछ नहीं आ पाता, लेकिन इस पर जो दशमलव प्रसार है इस पर जरूर प्रश्न आता है। दशमलव प्रसार में कोई भी संख्या दे रखी होगी तो उसमें हमें ये पता लगाना कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत है, और अशांत में भी आवर्ती हैं या अनावर्ती हैं इसका पता लगाना, इस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। और या फिर जो प्रश्न है वो जैसे अशांत दशमलव प्रसार में आवर्ती वाला है जो बार लगा के दे रखा होता है, उनको हमें जैसे ये 0.3 बार, इसका मतलब है कि 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इन संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना, परिमेय संख्या में रूपांतरण करना, इस पर आधारित प्रश्न है वो हमें देखने को मिलता है जनरली और हमेशा आता है। तो आप इसको एक बार देख लें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम हैं, घातांक के 4 या 5 नियम हैं, उन पर आधारित प्रश्न है वो हमेशा आता है। आप उन नियमों को एक बार अलग से, मैं तो कहूँगा कि आप जो गणित के जो सारे टॉपिक हैं उनमें आप जो सारे जिनमें जितने भी कथन या फॉर्मूले हैं, थ्योरी हैं, वो आप अलग से एक पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख रही है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो आप अभी लिख सकते हैं। लिख के आप उनको अंतिम समय में रिवीजन करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अंतिम समय में आप जैसे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लिए पढ़ने के लिए कम से कम ये रहेगा कि आप ये जो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, फॉर्मूले वगैरह या कथन वगैरह जो है वो आपने कहीं लिख रखे हैं, तो आप उनको रिवीजन कर सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है वो आपने पहले प्रैक्टिस करी है तो और अच्छे से हो पाएंगे। जो घातांक नियम है इन पर आधारित 5-6 नियम है घातांकों के, वो आप घातांकों के नियम है वो देखें, उन पर आधारित प्रश्न है वो जनरली इजी होता है और वो होने लायक होता है। अगला टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, फिर घन और घनमूल। वर्ग है वो संख्याओं के वर्ग हमें निकालने आने भी चाहिए, और वर्ग तो जनरली हमें 30-40 तक याद ही रहते हैं, फिर भी घन है, घन भी याद होने चाहिए 15 तक। वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो विधियाँ हैं वो आप पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, आपने उसी तरीके से करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट कोई प्रश्न नहीं आते इसमें। वर्गमूल में अपरिमेय संख्या दे रखी होती है, उनके वर्गमूल कई बार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये प्रश्न है 5 + 2√6, इसका वर्गमूल चाहिए हमें। जैसे ए को ये संख्या दे रखी है तो इसका वर्गमूल चाहिए, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें इस संख्या को पहले किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। जैसे कि इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें इसमें जैसे 2√6 है, तो ये a+b का स्क्वायर वाली सर्व समीकरण है, उसके हिसाब से हमें इसको पहले मन में रखते हुए 2ab वाली जो संख्या होती है ये दो अलग है, ab को आप √6 मानकर a और b के अलग अलग मान देखें, ताकि उनके वर्गों का योग है वो 5 आ जाए। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2। तो ये एक तरह से a+b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और फिर इसका वर्गमूल हमें याद करना है, यानी √a का मान चाहिए, तो ये वर्ग हट जाएगा और सीधा मान आ जाएगा √3 प्लस √2। इस प्रकार के जो कंसेप्ट है ज़्यादातर इन्हीं पर आधारित प्रश्न आते हैं, वर्गमूल पे और घनमूल पे जो प्रश्न आएगा वो सरल आएगा, और इस ऐसा ही प्रश्न आएगा कि कोई अपरिमेय संख्या दे रखी होगी उसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। फिर है बहुपद। बहुपद में बहुत सारे टॉपिक हैं। अगला जैसे पहला टॉपिक है बहुपदों के शून्यकों से संबंधित। बहुपदों के शून्यक हैं, उनमें शून्यकों में सहस्त्र बहुपदों के शून्यक हैं। बहुपद अलग अलग घात के, जितनी घात के होंगे उतने उसके शून्यक होंगे। शून्यक यानी जो मान रखे हैं उस बहुपद में चर की जगह, तो उस बहुपद के मान को शून्य बना दें, ऐसा जो मान है वो शून्य कहलाता है। तो हमें शून्यक हैं, शून्यकों के बीच में संबंध, जैसे दो घात की समीकरण है उसके दो शून्यक होंगे अल्फा बीटा, तो उनके शून्यकों के बीच में संबंध यानी शून्यकों का योग क्या होता है। जैसे ये समीकरण है x² + bx + c, तो इसमें शून्यकों का संबंध अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है वो माइनस का b/a होता है, इनका गुणा c/a होता है। इनके आधार पर हमें अन्य द्विघात समीकरण निकालनी आ सकती है, या फिर अन्य कोई मान निकालना आ सकता है। जैसे ये इसका मान पूछ ले इसके आधार पर कि कोई समीकरण दे रखी होगी उसमें α³ + β³ का मान क्या है, α² + β² का मान क्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमें सर्व समीकरण को काम में लेते हुए हमें सोल्व करने हैं। सर्व समीकरण हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ रखी हैं, जैसे ये जनरली सारे टॉपिक है वो 9th और 10th की बुक में मिल जाएंगे, जिसमें सर्व समीकरण 9th की किताब है बहुपद की, उसमें सर्व समीकरण दे रखी है 8। बहुपद का जो चैप्टर है उसमें सर्व समीकरण दे रखी है 8। आप उन सर्व समीकरणों को काम में लाना, ज़्यादातर वही सर्व समीकरण काम में आती है। उन सर्व समीकरणों के आधार पर हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। जैसे सपोज करें आप α² + β² का मान याद करना है, तो इसमें हमें ये सर्व समीकरण अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये होगा α² + β² + 2α बीटा। अब अगर इसमें से 2α बीटा को घटा दें तो पीछे यही बचेगा, तो α² + β² का मान इसके बराबर होता है। हमें ये लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम काम में ले पाएँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के जो मान हैं इनको यहाँ पे काम में ले पाएँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस का b/a का स्क्वायर है, और अल्फा बीटा का मान c/a। ये मान हम यहाँ लिख के काम में ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल करना है। इसके बाद में है हमारे पास बीजीय सर्व समीकरण, ये तो याद करनी है। बहुपदों के गुणनखंड है, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न है वो सर्व समीकरणों से हल हो जाएंगे। सर्व समीकरणों से हल नहीं होंगे तो हमें एक शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय को काम में लेते हुए हमें ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन में जो मान है उनको काम में लेते हुए भी हम बहुपदों के गुणनखंड कर सकते हैं। साथ में है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ है, इसका मतलब है कि हमें बहुपद है उसका कोई ग्राफ दे रखा होगा, अब उस ग्राफ के आधार पर हमें उसके बहुपद बताने। तो शून्य का मतलब यही होता है कि बहुपद में चर का जो मान है वो किस मान के लिए बहुपद के मान को शून्य बना रहा है, यानी जो एक्स अक्ष है उसको वो जो ग्राफ है वो
बहुपद का, वो कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है, कितनी बार स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, उसने उतने उसके शून्य होंगे। जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया तो इसमें ये बहुपद यहाँ और यहाँ दो जगह एक शख्स को काट रहा है, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामिति यानी आपको ग्राफ के थ्रू पता लगाना कि इसके कितने शून्य हैं या नहीं है। अगला है विभाजन एल्गोरिथम और द्विघात समीकरण। विभाजन एल्गोरिथम ये बहुपदों में संबंधित हैं, तो इसमें आप वहीं से कर सकते हैं इसको। फिर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में जनरली हमारे पास 3 या 4 चीजें हैं। एक तो है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र है, उससे हमें बहुपदों के शून्य पता, जो द्विघात समीकरण है उसके 2 शून्य होंगे, वो शून्य पता लगेंगे कि शून्य क्या होंगे। तो शून्य है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य का ये सूत्र है, इससे 2 शून्य आएंगे द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण के ये दो शून्य हैं वो इस श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। अन्य विधि है इसके गुणनखंड करके, इसके जो टुकड़े करके अपने जो गुणनखंड बनाते हैं, उन दोनों गुणनखंडों को, रेखिक गुणनखंडों को अब 0 के बराबर करेंगे, वहां से भी निकल सकते हैं। लेकिन कई बार गुणनखंड करना संभव नहीं होता है, तो श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो हमारे परमानेंट हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में इस सूत्र पर आधारित हमें अलग अलग संकल्पना है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुपदों के शून्यक हैं वो किस प्रकार के होंगे। मूल हैं, शून्यक या मूल हैं, वो वास्तविक होंगे या फिर समान होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न, समान तथा वास्तविक और काल्पनिक कब होंगे, ये हमें पता लगेगा इस द्विघात समीकरण के जो ये श्रीधराचार्य सूत्र है इसमें प्रकृति से। एक डी होता है विविक्तर, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी, विविक्तर। ये डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। डी का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो हमें बस जो मूल हैं वो काल्पनिक होते हैं। ये जनरली द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न है, वो इन्हीं पर आधारित प्रश्न है वो होगा। अगला टॉपिक है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, इसमें दो समीकरण दे रखी होगी। उन समीकरणों को पहले हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप में लिखना है। दूसरी समीकरण है उसको भी इस रूप में लिख दें, b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके मान निकालने के बाद में हमें इनके अनुपात निकालने हैं। अनुपात जैसे कि a1 बट्टा a2 निकाल लिया, b1 बट्टा b2 निकाल लिया, c1 बट्टा c2 निकाल लिया। इन अनुपात के बाद में हमें 3 प्रकार की अलग अलग शर्तें होती हैं। अगर a1 बट्टा a2 का अनुपात b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी और उनका हल है वो अद्वितीय हल होगा। हल से समझ, दो चरों वाली रेखिक समीकरण है, उसके हल है वो किस प्रकार के होंगे, हलों की प्रकृति क्या है, इस पर आधारित प्रश्न है वो हमेशा आता है। एक समीकरण दे रखी होगी, उसमें कहीं ना कहीं गुणांक है वो, जैसे ए बी सी ये गुणांक है, इनमें कहीं ना कहीं के दे रखा होगा या अल्फा दे रखा होगा, कुछ दे रखा होगा आप, और फिर बाद में प्रश्न में दे रखा होगा कि इसके शून्य हैं, इसके जो प्रकृति है वो हल की प्रकृति है वो दे रखी होगी। उसके बाद में हमें उस के का मान निकालने को दे रखा होगा प्रश्न में कि के का मान क्या होगा, जिसके लिए इसके हल है वो हमारे अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, किस प्रकार का हल हो वो प्रश्न में दे रखा होगा। उसके आधार पर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो हमें 3 प्रकार के इसमें अनुपात हैं, वो तीनों अनुपात याद होने चाहिए, अलग से आप लिख के रखें। अंतिम समय में आप इसको रिवीजन करना है। जैसे a1 बट्टा a2 अगर b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ऐसे ही अगर तीनों बराबर हैं अनुपात a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों अनुपात अगर बराबर हैं तो इसके हल होंगे वो अद्वितीय अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे और रेखाएं हैं वो एकदम संपाती होगी। ऐसे ही अगर जो शुरू वाले दो अनुपात हैं a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ये तो बराबर हैं, लेकिन तीसरे c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, ऐसी रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होगी और इनका हल है वो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो हमें ये 3 अनुपात है वो याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है।
रेखीय समीकरण से संबंधित प्रश्न ऐसा ही है। अगर कोई प्रश्न लैंग्वेज रूप में दे रखा है, आप उससे पहले समीकरण के रूप में बनाएं और फिर उसका हल निकालें। इससे संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। दो चरों वाली रेखीय समीकरण है, दो समीकरण होगी, उनको हल करने संबंधी अलग अलग विधियां भी हैं, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो इनमें ज़्यादातर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आप इनको प्रैक्टिस करके, एक बार आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। आपने जहाँ से भी जैसे भी पढ़ी है आप उस तरीके से करेंगे तो आप यहाँ इसको हल कर पाएंगे। फिर आगे अंक गणित के जो टॉपिक हैं वो दे रखे हैं। प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि और आस्तर। इनमें जनरली कोई फॉर्मूला नहीं होता। लाभ हानि, प्रतिशतता, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, बेसिक कंसेप्ट है। सरल ब्याज का एक फॉर्मूला है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, बाकी इनमें कोई फॉर्मूले नहीं है। आपने कहीं से भी पढ़ा है, ज़्यादातर ने अगर मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है तो हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे रहे हो, जहाँ से भी पढ़ा है तो शॉर्ट ट्रिक्स फिर भी भूल सकते हैं। लेकिन आपने अगर बेसिक तरीका समझ रखा है, बेसिक मेथड आपको आता है, जैसे जैसा पर्सन कह रहा है वैसे वैसे आप चीज़ों को मान के और फिर आप उसको सोल्व करेंगे तो ज़रूर आप आसानी से इसको कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। समय की दिक्कत होती है कई बार, लेकिन समय की दिक्कत अगर नहीं है तो आप बेसिक मेथड है उसको करेंगे तो वो समझने में भी आसान है और उससे प्रश्न गलत होने की संभावना कम रहेगी। शॉर्ट ट्रिक्स में कई बार हमने भूलने की संभावना रहती है। हर एक पर्सन की अलग टाइप होती है, आप उस टाइप के अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक बना रखी होती है तो आप उसको याद करें। लेकिन आपने जैसे भी पढ़ा है आप वैसे उसको मैनेज करें, आप वैसे उसको पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है वो ज्यामिति से संबंधित है। रेखा कोण है, रेखाएं कोण 9th में चलता है, आप 9th की किताब से उसको देख सकते हैं एक बार। रेखाओं कोण में संबंधित जो प्रश्न आते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में तिर्य रेखा काटती है, फिर जो जो कोण बनते हैं उन पर आधारित प्रश्न, और ये संपूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं, इन पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। समतलीय आकृतियों में त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता और चतुर्भुज, वर्त और बहुभुज, ये टॉपिक है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये तो 9th में है। सर्वांग समता के नियम कौन कौन से होते हैं आप नियम देख लें एक बार, जैसे भुजा 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 वाले ये नियम हैं, और बाकी जो नियम और हैं सर्वांग समता के वो नियम एक बार देख लें। और त्रिभुजों की समरूपता, ये 10th में टॉपिक चलता है, तो आप समरूपता से संबंधित एक एक जो मेन थ्योरम है जो अनुपात वाली, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये तीसरी भुजा अगर समांतर है ये भुजा, तो आप जो अनुपात होता है वो ये अनुपात का जो समरूपता से संबंधित थ्योरम है आप उसको करें। एक ही थ्योरम, उस पर आधारित जनरली प्रश्न आ जाता है। भुजा पूछी जाती है त्रिभुज में कि ये भुजा क्या होगी, तो वो अनुपात से निकल जाती है। फिर है हमारे पास चतुर्भुज। चतुर्भुज 9th में टॉपिक है, लेकिन 9th में इतना अच्छे तरीके से नहीं दे रखा। आपने जहाँ से पढ़ा है चतुर्भुजों के जो गुण हैं, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और जो जो चतुर्भुज हैं, आयत है, वर्ग हैं, इनसे संबंधित जो गुणधर्म हैं, आप उन गुणधर्मों को अच्छे से देखें कि किसके विकिरण है वो प्रतिच्छेद करते हैं तो बराबर करते हैं या नहीं करते, समद्विभाजित करते हैं या नहीं करते, 90 डिग्री पे काटते हैं या नहीं काटते हैं, आमने सामने एक भुजा बराबर होती है या नहीं होती है, किसमें किस प्रकार की जो आकृति हैं उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, कितना होगा। तो आप ये चीज़ें हैं वो पहले से सारे चतुर्भुज, सब प्रकार के चतुर्भुज हैं उनके गुणधर्म हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर वर्त है, वर्त से संबंधित प्रश्न है। जनरली वर्त से संबंधित प्रश्न है वो स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आप इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। और जीवा संबंधित प्रश्न आते हैं। जो केंद्र है, केंद्र से जीवा पर लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित कर देता है, ये मान बराबर होते हैं। इनसे संबंधित जनरली प्रश्न आते हैं। जो समांतर जीवाएं दे रखी होगी उनके बीच की दूरी दे रखी होगी तो त्रिज्या निकालने से संबंधित प्रश्न, जनरली ये प्रश्न हमारे देखने में आते हैं कि इन्हीं पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है बहुभुज। बहुभुज में एक दो तीन सूत्र हैं। एक तो आंतरिक कोणों का योग, एक बाह्य कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग, इनके दो सूत्र हैं। आप उन सूत्रों पर आधारित हमारे भुजाएं पूछी जाती है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, आंतरिक कोणों का योग दे रखा होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, या फिर आंतरिक कोणों का योग दे रखा होगा, बाह्य कोणों का योग दे रखा होगा, या भुजाएं दे रखी होगी। तो भुजाएं अगर दे रखी है तो कोण निकालना, कोण दे रखे हैं तो भुजा निकालना, इस पर आधारित जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिर हमारे पास है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और वर्त है। तो इनके क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं और परिमाप तो सभी भुजाओं का योग या फिर वर्त हो गया तो उसकी परिधि हो गया। तो ये हैं इनके सूत्र हैं, वो आप एक बार याद करें, सूत्र पर आधारित प्रश्न है वो हो जाएंगे इनमें। फिर है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें घन है, घनाभ है, बेलन है और शंकु है, गोला है। इस पे जो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उनके सूत्र हमें याद होने चाहिए और उन पर आधारित प्रश्न है वो प्रैक्टिस करनी है। फिर है ठोस, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जब भी हम एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करते हैं तो हमारे पास उन दोनों आकृतियों का जो आयतन है वो समान होता है। आयतन को समान रखते हुए जो चीज़ आगे प्रश्न में जो डिमांड है उसके हिसाब से हम उस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यही आपको याद रखना है। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें जनरली ये ग्राफ हैं, 3-4 ग्राफ दे रखे हैं, दंड आलेख, आय चित्र, वर्तक आलेख ये। तो फिर उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य है, माध्यक है और बहुलक है। तो इनके सूत्र हैं वो सूत्र 3, मध्य, माध्यिका और बहुलक इनके सूत्र हैं, आप उनको देखें। फिर है प्रायिकता। प्रायिकता में हमें सिक्के से संबंधित प्रश्न और पासे से संबंधित प्रश्न और ताश से संबंधित प्रश्न, जनरली इन 3 टॉपिक्स हैं, इन पर आधारित प्रश्न है वो प्रैक्टिस करनी है। तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो ये मैथ का सिलेबस है ये हमें ऐसे कवर करना है। इसके बाद में हमारे पास शिक्षण विधियाँ हैं, जो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ हैं, इसको हमें विज्ञान गणित की जो शिक्षण विधियाँ हैं आपने पढ़ रखी होगी। ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न है वो, मतलब फैक्चुअल प्रश्न कम आता है कि जो रटने लायक हो। तो कौन सी विधि किसने दी, ये आजकल प्रश्न बहुत कम आते हैं कि ये विधि का आविष्कार किसने किया। हालांकि हमें याद रखना है लेकिन उन पर आधारित प्रश्न कम आते हैं, समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा आने लग गए। तो हमें प्रश्न की भाषा को समझते हुए और उस प्रश्न को हल करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की। तो शिक्षण विधियाँ और मनोविज्ञान से जो संबंधित प्रश्न हैं इनमें फैक्चुअल प्रश्न कम आते हैं। तो फैक्चुअल प्रश्न हैं उनको एक बार याद कर लिया आपने, कौन सी विधि किसने दी या कौन सा सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद में हमें इन पर आधारित जो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक प्रश्न है, समझ आधारित प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम जो भी हो उसमें सब में आते हैं। रीट में भी आए हैं, सेकंड ग्रेड में आते हैं, रीट मेंस यानी ये थर्ड ग्रेड का एग्जाम पुराने हो रखे हैं उनमें आ रखे हैं, और अदर स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम हैं, सीटेट वगैरह हैं, इनमें जो भी प्रश्न आ रखे हैं जो जो टॉपिकों के, इन टॉपिक संबंधित आप उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। इन पर आधारित प्रश्न जो हैं, इन टॉपिकों के प्रश्न हैं वो समझ आधारित प्रश्न ही होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा समझ विकसित होगी और हम प्रश्न को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये थी अंतिम 15 दिन की जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो 17 जनवरी से शुरू हो रही है। गणित विज्ञान का पेपर 18 जनवरी को है। तो इस पर जो हमें आज चर्चा करी है कि अंतिम 15 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। आप जो जो बातें बताई हैं आप उनको फॉलो करें, आप ज़रूर सफल होगे। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अंतिम समय में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और डीमोटिवेट नहीं होना। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करें कि आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है और उस पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।